नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वर्ष 2016 का हिंदी भाषा का पेपर हल करेंगे और एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के पेपर आए थे और उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था स्वर और व्यंजन में अंतर। मेरे हाथ में 2016 का पेपर है और एक एक करके अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्वर वो होते हैं, वे वर्ण, स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है। मतलब स्वर के उच्चारण में अवरोध नहीं होता और ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जैसे आ, ई, उ, और व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, स्वर जो है वो कैसे होते हैं, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और बिना किसी अवरोध के उच्चारण होता है, जबकि व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है और इनके उच्चारण में स्वर के मुकाबले ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं कि स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं, होते हैं। ठीक, और उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, स्वर की सहायता से, तथा कैसा लगता है, अधिक समय लगता है इनमें। ठीक है, स्वर को जो है अधिक समय लगता है, जबकि व्यंजन का क्या लगता है, स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, जबकि व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, और जबकि व्यंजन जो है क्या है, क, ख, ग, घ, ये सब 11 तक जो है व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो ये 2 नंबर का पूछा गया था और ये 2 लाइन में आप लिख कर इसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया था कि उसका पर्यायवाची देना है, गणेश का और पक्षी। गणेश के पर्यायवाची 2 पर्याय शब्द लिखने थे, इसके 2 पर्याय शब्द लिखने थे। गणेश के बहुत सारे पर्याय हैं, क्या क्या लिख सकते हैं आपका, लंबोदर, एक दंत, गजानन इत्यादि आप लिख सकते हैं। पक्षी का क्या होगा, विहंग, पखेरु, खग, खेचर इत्यादि बहुत सारे हैं। गणेश का क्या होगा, लंबोदर, एक दंत, गजानन, ठीक है, मोदक प्रिय, ठीक है। और पक्षी का क्या होगा, विहंग, पखेरु, खग और खेचर इत्यादि बहुत सारा लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में पूछा गया था विलोम शब्द, 4 विलोम शब्द पूछे गए थे। तो कठिन का क्या हो जाएगा, सरल। कठिन का विलोम क्या होता है, सरल हो जाता है। साध्य का असाध्य, साध्य जो किया जा सके, असाध्य जो जिसका निवारण न किया जा सके। स्वर्ग का क्या हो जाएगा, नरक, स्वर्ग का नरक। दंड का पुरस्कार, ठीक, कठिन का सरल, साध्य का असाध्य, स्वर्ग का नरक और दंड का पुरस्कार। इसके बाद शब्द दिए गए थे कि कौन से शब्द शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्दों के बारे में दिया गया था। पहला था कवियत्री, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, कवित्री न होगा, क्या होगा, कवयित्री, ठीक है। कवित्री का क्या हो जाएगा, कवित्री। जबकि उपर्युक्त का क्या होगा, उपर्युक्त, उपरोक्त न होता है, ऊपर, ठीक है, क्या हो जाएगा, उपरुक्त होगा, उपरयुक्त हो जाएगा। र लगेगा यहां। अगला शब्द दिया है, क्या दिया हुआ है, पूर्वापर। तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा पू हो जाता है, पूर्वापर। ठीक, निशा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है निशा। ठीक, तो कवित्री न होकर क्या होगा, कवियत्री। उपरुक्त न होकर उपरयुक्त हो जाएगा, पूर्वापर का पूर्वापर और निशा का
निशा हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मुहावरा दिए गए थे, 3 मुहावरे। अंधे की लाठी, आस्तीन का सांप और भीगी बिल्ली। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता का क्या था, अंधे की लाठी थी, तो एकमात्र सहारा थे। तो अंधे की लाठी का मतलब क्या हो जाता है, एकमात्र सहारा। आप प्रयोग भी लिख सकते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के एकमात्र सहारा या अंधे की लाठी थे। आस्तीन का सांप, दगाबाज मित्र, दगाबाज मित्र या सगे संबंधी। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, आजकल के जो दोस्त होते सकता है। एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति का काम नहीं कर सकता। ठीक है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों का काम नहीं कर सकता है। क्या प्रयोग लिख सकते हैं कि आज के दौर में एक व्यक्ति का कमाना अकेला चना भार फोड़ने के बराबर है। एक व्यक्ति, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आज के दौर में एक व्यक्ति कमाना अकेले चना भार फोड़ने जैसा है। दूसरा है कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब झगड़े का अंत कर देना। झगड़े का अंत जो है वो अंत जड़ से कर देना। ठीक है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। बांसुरी किससे बजती है, बांस से बनती है, तो बांस को ही खत्म कर दिया, मतलब झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देना। क्या लिख सकते हैं, इसका प्रयोग लिख सकते हैं आपकी घर की वजह से लड़ाई होता था, संपत्ति की वजह से लड़ाई होता था, पिताजी ने घर ही बेच दिया। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक है, और तीसरा दिया होता आगे नाथ न पीछे पगा। आगे नाथ न पीछे पगा, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, जिसका कोई सगा संबंधी न हो, जिसका कोई सगा संबंधी न हो। ठीक है, जिसका कोई ना हो, निसंतान हो, जिसका कोई परिवार ना हो उसका है, तो आप इसका प्रयोग क्या लिख सकते हैं कि निसंतान को क्या चिंता, ना आगे ना पीछे पगा। ठीक है, इसकी कोई सगा संबंधी ना हो। तो लोकोक्ति लिए कहना चला भार नहीं फोड़ सकता, अनेक व्यक्ति के काम अनेक कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब झगड़े का अंत का क्या कर दिया, जड़ से समाप्त कर देना। आगे ना पीछे पगा, जिसका कोई सगा संबंधी न हो। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें संधि दिया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 में संधि के बारे में पूछा गया था। 4 संधि दिए गए थे और 4 संधियों के क्या करने थे, अपने संधि विच्छेद दिया गया था, इसकी संधि करनी थी। ठीक है, तो पहला देखते हैं महादौर्य। महादौर्य किसका है, महाधन और दार्य बराबर क्या होगा, महोदौर्य। ठीक है, कौन सी संधि है महोदौर्य, ये ध्यान देना है, ये है आ और ओ की मेल से बना हुआ है, इसलिए कौन सी संधि कहलाएगी, ये वृद्धि संधि है। ठीक, महा और दार्य, महोदौर्य कहलाएगा जो वृद्धि संधि होगा। जगत धन ईस, त क्या कहलाएगा, जगदीश, जगदीश, ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक, निर्विकार, निधन विकार बराबर निर्विकार। ठीक, सखी धन आगमन क्या हो जाएगा, सख्यागमन। सख्यागमन किससे बना हुआ है, एक
ई प्लस आ, ई और आ से बनता है या, कौन सी संधि कहलाएगी? यड़ संधि। ठीक, पहला वाला क्या है? महाधन औदारे, महोदारे, आ और ओ के वृद्धि संधि हुआ। जगत धन इस जगदीश, जो व्यंजन संधि हुआ। निधन विकार, निर्विकार, आ और ई और आ के मेल से या बना, यड़ संधि कहलाया। और सखी धन आगमन, सख्यागमन, ये कौन सा संधि कहलाया? ये यड़ संधि कहलाया, सॉरी निर्विकार का है। अति से अतिशय, अत्यंत, अतिरिक्त, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनेंगे। अति के लिए अतिशय, अत्यंत और अतिरिक्त। प्रति से प्रतिकार, प्रतिकूल, ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे। अनु से अनुगमन, अनुगमन, अनुकरण इत्यादि जो शब्द है इससे बनेंगे। उप से उपकूल, उपकार, ठीक है, उपमान इत्यादि बहुत सारे शब्द आएंगे। अति से अतिशय, अत्यंत, अतिरिक्त, प्रति से प्रत्युपकार और प्रतिकूल, अनु से अनुगमन, अनुकरण, उप से उपकूल, उपकार, उपमान। ठीक, इसी तरह घर नंबर में पूछे गए थे सवाल कि अर्थभेद इनके समुच्चरित शब्द देने थे। नाड़ी, नाड़ी किसे कहा जाता है? नब्ज को, नब्ज को कहा जाता है नाड़ी। जो टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है चल रहा है या नहीं, तो नाड़ी जो है नब्ज है। और नारी स्त्री को कहा जाता है। नाड़ी किसे कहा जाता है? नब्ज को, जबकि नारी कहा जाता है स्त्री को। हास, हास शब्द जो है वो हंसी के लिए यूज किया जाता है, हंसी के लिए हास शब्द, जबकि हरास का मतलब होता है हानि। हास के लिए हंसी शब्द है, जबकि हरास के शब्द के लिए क्या है? हानि शब्द है। निर्धन, निर्धन गरीब को कहा जाता है। गरीब को क्या कहा जाता है? निर्धन, जबकि निधन जो है मृत्यु, मृत्यु हो जाना को कहा जाता है निधन। ठीक है, नाड़ी नब्ज को कहा जाता है, जबकि नारी स्त्री को। हास जो है, हास कहा जाता है हंसी को, जबकि हरास जो है वो हानि को कहा जाता है। निर्धन गरीब को, और जबकि निधन जो है मृत्यु हो जाना को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में एक शब्दों के अनेक क्वेश्चन शब्द दिए गए थे, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसका एक शब्द हमें सटीक शब्द लेना था। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? प्रियवंदा।
क्या कहलाएगी? प्रियवंदा। और ईश्वर में आस्था रखने वाले को कहा जाता है आस्तिक। ठीक, ईश्वर में जो आस्था नहीं रखता वो नास्तिक है, जबकि ईश्वर में जो आस्था रखता है वो आस्तिक कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इच्छा जो रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं, जबकि मोक्ष की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। मोक्ष की इच्छा मुमूर्षा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मुमुक्षु कहलाता है। प्रियवंदा उसे कहा जाता है जो स्त्री प्रिय बोलती हो। ठीक, और ईश्वर में आस्था रखने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक, जबकि ईश्वर में विश्वास न रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था तत्सम शब्द। तद्भव शब्द दिए गए थे और तत्सम शब्द की पूछा गया था। मैं इसे पहले भी बता चुका हूं कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से मूल रूप से हिंदी में आए हैं, और तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो हिंदी में प्रचलित है। आग को कहा जाता है अग्नि। आग का तत्सम शब्द क्या है? अग्नि। भौरा का तत्सम शब्द है भ्रमर। भ्रमर किसे कहा जाता है? भौरा को। दिया को कहा जाता है दीपक। दीपक दीपक जो है तत्सम शब्द है, जबकि दिया तद्भव शब्द है। बहिन, बहिन का तत्सम शब्द होता है भगिनी। भगिनी मतलब बहन। आग अग्नि को कहा जाता है, भौरा भ्रमर को, दिया दीपक को, और बहिन जो है भगिनी को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के ख सेक्शन में पूछा गया था कि शुद्ध वाक्य लिखने थे। पहला शुद्ध वाक्य करना था, 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। तो क्या होगा? 5 गलत जगह लिखा हुआ है, सही होगा रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। क्रम का दोष था। ठीक है, रेलवे 5 रेलवे कर्मचारी के बजाय क्या होगा? रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। दूसरा वाक्य था उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। क्या था सवाल? कि उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए, तो यहां होना चाहिए उत्तम चरित्र का। ठीक है, उत्तम चरित्र का, सॉरी उत्तम चरित्र का यहां ना होकर यहां होगा उत्तम चरित्र का निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। ये सही वाक्य है। पहला क्या है? 5 रेलवे कर्मचारी पकड़े गए, ये नहीं होगा। रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। उत्तम चरित्र का निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए, या हमारे लक्ष्य को न करके क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहां क्या कर सकते हैं? हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फूलों की एक माला ले आइए, गलत हो जाएगा। एक फूलों की माला नहीं लेना, होना चाहिए क्या? फूलों की एक माला ले आइए, ये सही होगा। एक फूलों की माला नहीं होती है, एक फूलों की माला नहीं बन सकती है, इसलिए फूलों की एक माला ले आइए। यहां पर कल एक लड़का और एक लड़की बैठी थी, तो बैठी थी ना होगा, क्या होगा? बैठे थे। ठीक, यहां पर कल एक लड़का और एक लड़की बैठी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 नंबर का पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पूछा गया था अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का एक शीर्षक देना था और एक 23 शब्दों में से लिखना था। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, मैं इसे पढ़ देता हूं। ठीक है, यह संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन की चेष्टा मत करो, सफलता और असफलता की चिंता मत करो। पूर्ण निष्काम संकल्प से अपने को लय कर दो और कर्तव्य करते रहो। समझ लो कि सिद्धि पाने के लिए जन्मी बुद्धि अपने आप को दृढ़ संकल्प में लय करके सतत कर्मरत रहनी है। जीवन संग्राम के मध्य डटे रहो। सुसुप्ता अवस्था में अथवा एक गुफा के भीतर कोई भी शांत रह सकता है। कर्म के आवर्त और उन्मादन के बीच दृढ़ रहो। केंद्र तक पहुंचो, और यदि तुम केंद्र पा गए तो फिर तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। तब लाखों स्त्री पुरुष दृढ़ संकल्प के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर ईश्वर के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर गरीबों, पतितों और पथ दलितों के लिए सहानुभूति के सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश में सर्वत्र उद्धार के संदेश का, सेवा के संदेश का और सामाजिक उत्थान के संदेश का, समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। ठीक है, ये दिया गया था अपठित गद्यांश, जिसका एक तिहाई लिखे गए थे और एक शीर्षक लिखे थे। मैं आपको उचित शीर्षक बता देता हूं। इसका उचित शीर्षक होना चाहिए निष्काम कर्म एवं
उसका परिणाम। ठीक, जो शीर्षक ये होना चाहिए, निष्काम कर्म एवं उसका परिणाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ था कि शिकायती पत्र क्या है। ठीक है, क्या दिया गया था कि शिकायती पत्र क्या है, और एक शिकायती पत्र, इसकी विशेषता बताते हुए एक शिकायती पत्र का प्रारूप बनाइए जिसे आप अपने क्षेत्र के समाधान और असुविधाओं को ध्यान आकर्षित करते हुए क्षेत्र के सांसद को सदस्य को पत्र लिखकर उनसे दूर करने का अनुरोध कर सकते हैं। अभ्यर्थी पत्र लेखन में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता और शहर का नाम नहीं डालना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि शिकायती पत्र ऐसा पत्र होता है, मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है और उस समस्या का आप समाधान चाहते हैं, तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, चाहे वो अधिकारी होगा या फिर वो संसद सदस्य होगा या कोई भी उच्च अधिकारी होगा, आप उसके नाम पत्र लिखते हुए औपचारिक अनौपचारिक रूप से जैसे भी चाहें आप, ठीक है, तो उसके जो संबोधन होगा वो संबोधन कैसा होगा, सेवा में, श्रीमान, तो ये औपचारिक शब्दावली है, इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे होंगे अनौपचारिक हो सकते हैं। तो शिकायती पत्र उसे कहते हैं जो ऐसा कोई पत्र जो समस्या समाधान है तो किसी उच्चाधिकारी को नागरिक द्वारा लिखा जाता है, किसी उच्च अधिकारी को, कोई नागरिक, आम जनता जो है, क्योंकि समस्या आम नागरिक को होगी, तो आम नागरिक को जो समस्या समाधान चाहता है उस समस्या के बारे में जानकारी अवगत दे रहा है। यह औपचारिक तरीके से भी लिखा जा सकता है और अनौपचारिक तरीके से भी लिखा जाता है। इसकी विशेषता है समस्या समाधान के उद्देश्य से लिखी जाती है। उद्देश्य क्या होता है, समस्या समाधान। ठीक है, और इसमें शालीन और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि आप समस्या समाधान चाहते हैं लेकिन आप उस उच्च अधिकारी को उलाहना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप शालीन भाषा में कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसकी जो भाषा होगी वो कैसी होगी, औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकती है। ठीक, लेकिन जो संबोधन होगा वो कैसा होगा, औपचारिक होगा। ठीक है, औपचारिक संबोधन, सेवा में, श्रीमान इत्यादि इसे है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, संसद सदस्य को पत्र लिखना है कि माननीय सेवा में संसद महोदय, विषय फलाना समस्या के समाधान हेतु विषय अंतर्गत आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इन समस्याओं की वजह से हम समस्याग्रस्त हैं, कृपया समस्या का समाधान करने की कृपा करें। ठीक है, आपका फलाना फलाना फलाना, आप XYZ लिख सकते हैं, अदरवाइज इसमें रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह, पता वगैरह नहीं देना है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 था, आधुनिक काल का विभाजन पूछा हुआ था इसमें क्वेश्चन में कि आधुनिक काल का निम्नांकित विभाजन दिया गया था और पूछा गया था ये विभाजन किसने दिया। तो आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल, जिसे भारतीय युग 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग जिसे 1900 से 1918 तक, और छायावाद काल 1918 से 1938 का, छायावादोत्तर काल जो है इसमें दो भाग बटे हुए हैं, एक प्रकृति प्रयोग काल 1938 से 1955 तक और नवलेखन काल 1953 से लेकर अब तक जो है दिया गया है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र और श्याम सुंदर दास। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो विभाजन किया गया है इन चारों ऑप्शन से किसी ने भी ये विभाजन नहीं किया है। इसका विभाजन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। जो उपयुक्त विभाजन है वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अब इसका उपयुक्त विभाजन किसने किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने किया। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा ये विभाजन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। रीतिकाल जो एक विभाजन है हिंदी इतिहास का, रीतिकाल, तो मिस्र बंधुओं ने इसको क्या कहा, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। मिस्र बंधु जो है 2-3 बंधु थे, उन्होंने रीतिकाल के काल को क्या कहा, श्रृंगार काल। इसके बाद छत्तीसगढ़ की रचना और रचनाकारों के नाम पूछे गए थे कि कौन किसने रचना की है। ठीक है, कौन रचनाकार हैं, तो टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार हैं माधवराव सप्रे जी ने टोकरी भर मिट्टी की रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने दासबोध जो रामदास की रचना है उसका आपका मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। तिलक की गीता रहस्य का जो है मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। छत्तीसगढ़ मित्र का पत्रिका का प्रकाशन किया। हिंदी केसरी का जो है इन्हें पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, किसने, और टोकरी भट्टी माधवराव सप्रे की। इसके अलावा क्या क्या हुआ, दासबोध और गीता रहस्य का उन्होंने अनुवाद किया और 2 पत्रिका उनकी, एक छत्तीसगढ़ मित्र जो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र था और क्या है अपना हिंदी केसरी, इसका प्रकाशन करवाया। दियना के अंजोर के जो लेखक हैं वो कौन है, शिवशंकर
शंकर शुक्ल। शिव शंकर शुक्ल ने दीना के जो लिखा, इसके अलावा शिव शंकर शुक्ल ने क्या लिखा था, मुंगरा, परबतिया इत्यादि जो है रचनाएं इन्हीं की है। ठीक। राम और केवट संवाद, ये श्यामलाल चतुर्वेदी ने लिखा, बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग इनकी सभी रचनाओं को पूछा जा चुका है, लगभग इनकी सभी है रचनाओं को पूछा गया, इससे पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। राम और केवट संवाद, और इनकी और रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं इनकी रचना की, सॉरी, ये श्यामलाल चतुर्वेदी ने राम और केवट संवाद लिखा है। द्वारिका प्रसाद तिवारी, ठीक है, द्वारिका प्रसाद तिवारी ने राम और केवट संवाद लिखा है, माफी चाहता हूं, राम और केवट संवाद। इसके अलावा कचुकाही, गांधी गीत, धमनी हाट, बुढ़ती बेरा और डबकत गीत इत्यादि, योजना गीत इत्यादि बहुत सारी रचनाएं की। कलिकाल, कलिकाल के लेखक हैं लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक। इसके अलावा लोचन प्रसाद पांडे ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, किरारी का काश स्तंभ, गुंजी का शिलालेख, ठीक है, मिट्टी भर टोकरी माधवराव सप्रे, दीना के अंजोर शिव शंकर शुक्ल, राम और केवट संवाद द्वारिका प्रसाद तिवारी और कलिकाल लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, ये पेपर था 2016 का। आज हमने 2016 का पेपर हल किया। नेक्स्ट सेशन में 2017 का पेपर हल करेंगे। ठीक है, ये जो पेपर है इसके पीडीएफ आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे, आप वहां से इनका पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।